हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पॉलिनोमियल। इसमें थोड़ी सी पहले हिस्ट्री सीखेंगे कि पॉलिनोमियल कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, फिर उस पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो कि 2000 बीसी के आसपास है। बेबोलोनियंस एंड ग्रीस के मैथमेटिशियन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फाउंडेशन रखी। 300 बीसी के आसपास यूक्लिड और डायोफेंटस ने पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन के मल्टीपल टर्म्स को बताया, एक्सप्लेन किया। 500 एडी के आसपास आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्ता जैसे प्राचीन भारतीय मैथमेटिशियन ने अलजेब्रा के बारे में एक्सप्लेन किया, पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को बताया। इसके बाद 800 एडी के आसपास इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है उस समय, अल ख्वारिज़मी जैसे मैथमेटिशियन ने पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड्स को डेवलप किया। 1600 एडी के आसपास यूरोपियन मैथमेटिशियन जैसे कि वेटे, डिस्कार्टे और फर्मेट जैसे मैथमेटिशियन ने पॉलिनोमियल थ्योरी को एडवांस किया और हायर डिग्री के इक्वेशंस को सॉल्व किया। 1800 एडी और उसके बाद के एरा को मॉडर्न एज कहा जाता है, जिसमें श्रीनिवासा रामानुजम ने पॉलिनोमियल थ्योरी और रिलेटेड एरियाज के सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए, जिसमें फील्ड के ब्रेड्थ और डेप्थ के बारे में बताया। और कुछ मैथमेटिशियन जैसे गलियोस, अबेल जो कि नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, जिनके नाम पर एनुअली इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाता है, और एमी नाथर जैसे मैथमेटिशियन ने पॉलिनोमियल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को बताया। तो स्टेटमेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज करते हैं कि px एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका स्टेटमेंट होता है an x टू द पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, और इसी तरीके से हम यहां लिखेंगे a1x प्लस a0, जहां पे where an माइनस 1, a1 एंड a0 आर कांस्टेंट वैल्यूज। ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, जैसे कि 2 हो गया, -3 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके के नंबर्स हो सकते हैं। यहां पे जो n है, ध्यान रखेंगे, जो पावर्स हैं ऐसा ही होल नंबर होना चाहिए। वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरीके से पॉजिटिव सारे नंबर्स हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए x पर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो x के पावर्स जो होने चाहिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो। जैसे पॉलिनोमियल होता है कि ऐसे लिखा मैंने 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो यहां पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है ना। तो दोनों पूरे एक्सप्रेशन में केवल x ही का यूज हुआ है, दैट इज वन वेरिएबल। ये क्या हुआ, वन वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। टू वेरिएबल का मतलब हुआ कि जिसमें x भी हो, y भी हो, z भी हो, t भी हो, तो वो वन वेरिएबल का नहीं होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का। जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे 3x² प्लस 2y², तो ये कितने वेरिएबल का हो गया, 2 वेरिएबल का हो गया। अगर हम 3 वेरिएबल की बात करें तो 3 में 3x² माइनस 4y² और प्लस 5z², तो ये 3 वेरिएबल का हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। केवल x है तो x ही रहेगा, अगर y यूज किया है तो y ही रहेगा। जैसे कि हमने लिखा कि 4y³ माइनस 4y प्लस 9, कुछ इस तरीके से। तो पूरे में केवल y का यूज हुआ है, तो इसलिए वन वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं t का यूज हुआ है, जैसे लिख दिया 9t की पावर 3 प्लस 4t और प्लस 7, तो केवल इसमें t का यूज हुआ है ना। तो ये वन वेरिएबल हुआ, ये भी वन वेरिएबल हुआ और ये भी वन वेरिएबल हुआ, ठीक है ना बच्चों। फिर हम बात करेंगे मोनोमियल।
तो ये मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है वन, एक, ठीक है, वन, और मियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म ना हो, उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 3x⁵, तो ये मोनोमियल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल -6/5 x⁴, तो ये भी मोनोमियल हुआ, एक ही टर्म हो गया, ठीक है। √5 x⁷, तो ये भी मोनोमियल हुआ, ठीक है ना, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब होता है दो, और मियल का मतलब, नोमियल का मतलब टर्म। तो ये हो जाएगा यहां पे, जैसे कि हम लिख दे 3x² और -4x, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म हो गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, और नोमियल का मतलब टर्म, ठीक है। तो जिसमें तीन टर्म हो, जैसे लिखा 3x⁴ -3x⁴2 और +9, तो इसमें तीन टर्म हो गया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, तो कितने टर्म हो गए? तीन टर्म हो गए, इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है x की पावर ऑफ x, या जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल x हो या y हो या फिर t हो, जिस वेरिएबल में भी पावर्स की बात की जाए। जैसे कि हम लिखे 3x⁴ -9x और +4, तो यहां पे देखिए जो पावर लिखा हुआ है वो कितना है? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो यही इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई। तो डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो और उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x इन एनी गिवन एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं यहां पे लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जहां पे डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो? 1 हो, ठीक है। जैसे कि हम लिख दें 3x+4, ठीक है। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है? x की पावर यहां कितना है? 1 है, तो ये कितना हो गया? 1, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितना हो, डिग्री कितना हो? 1 हो, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। जैसे कि 4x⁴ -9x और +5, तो इस एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है, मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है? 2 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब हो गया डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। जैसे कि 5x⁴ +9x² -3x और +7। अब इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितना है x का? 3 है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक है ना। और ये क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x लिखा हुआ है। तो डिग्री समझ में आ गया आप लोगों को, लीनियर समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक समझ में आ गया और क्यूबिक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके जितने सॉल्यूशन हो उसी को हम लोग उसका जीरोज कहते हैं। जैसे कि यहां लिखा है एक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया 3x - 6, ठीक है। अब ये क्या है?
एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अगर हम इस px को 0 लिख दें तो यहां लिख पाएंगे 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला? x इज इक्वल टू 2 मिला। तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 2 है। या इसी को क्या कहेंगे? 0। अब एक अगर सॉल्यूशन मिलता है उसको 0 कहेंगे और एक से ज्यादा मिलता है तो उसको 0 कहेंगे। अब यहां पे x की तो एक ही वैल्यू मिला है, इसका मतलब यहां पे 0 कहेंगे। 0 ऑफ 3x माइनस 6 इज 2, ठीक है। तो इसका केवल एक ही 0 है जो कि उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो हम सॉल्यूशन कहें या 0 कहें या ज्यादा है अगर सॉल्यूशन एक से तो उसको हम 0 कहेंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक और लिख लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 के, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम 6 को क्या लिख पाएंगे? 3 इंटू 2 लिख पाएंगे और 3 प्लस 2 5 लिख पाएंगे। तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तब हम इसको लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और प्लस 6 के। अब अगर हम इसको ब्रैकेट ब्रेक करें तो यहां पे ये मिल गया। अब इसमें से कॉमन निकालिए x, तो ये मिल गया x माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 3 के। फिर यहां पे x माइनस 3 और x माइनस 2। अब हम यहां पे इसको अगर हम 0 लिख दें तो देखिए हमें x की क्या क्या वैल्यू मिला? 3 मिल गया और x इज इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहां पे कितने सॉल्यूशन मिले? x इज इक्वल टू 3 मिला और 2 मिल गया, तो 2 सॉल्यूशन मिला, एक से ज्यादा हो गया। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? अब यहां पे जीरोज लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है। तो क्या है बच्चों? एक 3 है और एक 2 है, तो 2 जीरोज मिल गए। अगर क्यूबिक है तो 3, यानी कि जितने डिग्री होगा उतने ही हमको सॉल्यूशन मिलेगा और उतने ही जीरोज होगा। तो ध्यान रखिए क्या लिखेंगे यहां पे, कहीं लिख लेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जितने डिग्री उतने ही जीरो, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 3 डिग्री है तो उसमें 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। अगर 2 डिग्री है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे तो उसके 2 जीरोज। अगर 1 डिग्री है तो उसको लीनियर कहेंगे और उसका 1 सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। अब यहां पे थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिमाइंडर में हम रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर की 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे तो यहां पे हमेशा रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। यहां पे अगर हम 17 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या लिख पाएंगे इसको, बताइए जरा। 17 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ये जो 1 मिला है ये यहां पे रिमाइंडर है, ठीक है ना। अब यही चीज 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तब क्या लिख पाएंगे? 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 0। तो अब यहां पे क्या है? रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे रिमाइंडर जब 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16, यानी कि 2 16 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए
216 का एक फैक्टर है, जबकि यहां पे 2 17 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा है, वहां पे एक रिमाइंडर बच जा रहा है, यहां पर भी रिमाइंडर बच रहा है लेकिन वो 0 है। ठीक है ना? और रिमाइंडर जब 0 हो जाता है तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो एक उसका फैक्टर हो जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब वो उसका फैक्टर नहीं होता है। एक बात ध्यान रखेंगे इसको ऐसे। अब हम अलजेब्रा में समझें, अगर ये तो हम लोगों ने अर्थमेटिक में समझ लिया। सपोज करिए कि px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? px क्या है? एक पॉलिनोमियल है, और ax की पावर n और bx ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इसमें x की जगह पर a रख दें, ठीक है, तब यहां पे pa की वैल्यू 0 आ जाए, तब हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम इधर ले जाएं तो x माइनस a इज अ फैक्टर। ठीक है? अगर pa की वैल्यू 0 आए तब क्या कहेंगे? x माइनस a इसका एक फैक्टर है। इफ pa नॉट इक्वल टू 0, अगर pa की वैल्यू 0 नहीं आता है तब क्या लिखेंगे? x माइनस a इज नॉट अ फैक्टर, तब ये इसका फैक्टर नहीं होगा, तब ये pa क्या हो जाएगा? ये नॉन जीरो रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो नॉन जीरो हो गया। सिंपल सी बात है। हम कुछ एग्जाम्पल देकर के भी आपको समझाते हैं, जरा देखिए। जैसे कि लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 7, ये लिख दिया। अब इसमें x की जगह पर हम 2 लिख दें, जो a था यहां पे x की जगह पर हम a पुट कर रहे थे, तो इस a का मतलब कितना हो गया? इस a का मतलब हमने 2 कह दिया। ठीक है ना बच्चों? तो देखो जरा, इस अब x की वैल्यू हम 2 रखें तो यहां क्या लिखेंगे? p2 लिख देंगे। तो यहां क्या लिखा? 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 प्लस 7, यानी कि 4 माइनस 10 प्लस 7, यानी कि p2 इज इक्वल टू 11 माइनस 10, यानी कि p2 की वैल्यू 1 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये क्या हुआ? ये रिमाइंडर हुआ, ये रिमाइंडर हुआ। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे? देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसी से डिवाइड किया। हम इसको अगर 2 को इधर ले जाएं तो x माइनस 2 लिख पाएंगे। तो px मीन्स x माइनस 2 एंड qx एक दूसरा एक्सप्रेशन, और प्लस ये रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि px इज इक्वल टू x माइनस a एंड q माइनस x प्लस r। ठीक है ना? यहां पे ये r का मतलब हुआ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो x माइनस a एक फैक्टर हो जाएगा इसका, तब x माइनस a क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है? और नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा। एक बात ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसी में अगर हम जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, इसी में खाली ये ले लें, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है? अब देखो बच्चों, अब इसी में x की जगह पे हम 2 लिख दें तो क्या लिख पाएंगे? p2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 5 इंटू 2 और प्लस 6। तो ये हो गया p2 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6 के। अब यहां पे p2 इज इक्वल टू क्या मिला? 10 माइनस 10 मिल गया। तो देखिए p2 की वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया।
और रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब इसको हम इधर ले जाएं तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर। बात समझ में आ गया बच्चों? रिमाइंडर 0 तो फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं या जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं वो उसका फैक्टर नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझनी है। और यही डिफरेंस है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर का 0 होना कंपलसरी है और रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि फैक्टर थ्योरम जो है रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है, ठीक है। उसी का पर्टिकुलर केस है कि उसमें रिमाइंडर का होना 0 कंपलसरी है। कुछ आइडेंटिटीज है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9 में खूब हम लोगों ने सीखा है, उसी को हम याद दिला रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसी में हम यहाँ माइनस लिख दें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे a प्लस बी की पावर 3 कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी हो जाएगा। अगर इसी में हम यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पर भी इस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab a प्लस बी के, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी की पावर 3 और प्लस 3ab a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca के, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी में कंडीशन होता है कि एफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 तो ये 0 हो जाएगा। तब हम इसको लिख पाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थे जो हमेशा ही याद रखेंगे, क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा। कुछ और भी आइडेंटिटीज हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिए किताब में या प्रीवियस ईयर के बुक्स में, तो उसमें मिल जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो हम बताते रहेंगे आप लोगों को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग हवाई चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन जब डायग्राम नहीं समझ में आता है तो हम इसको विजुलाइजेशन नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्वेश्चंस को समझने में और लगाने में बड़ा आसानी रहेगा, आराम रहेगा। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर का मैंने बताया था कि जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना बच्चों। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि px इज इक्वल टू हमने कह दिया 3x माइनस 6 के, सपोज करिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हम थोड़ी देर के लिए x और y एक्सिस पर अगर हम जाएं तो लेट कर लें px को y के लिए थोड़ी देर के लिए, तो हम इसी को क्या लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, हमने ऐसा कह दिया। अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 कर दें, जिसको हम लोग px कहते थे, px की वैल्यू 0 करते थे, यहां पे उसी को y की वैल्यू 0 कर दिया, तब हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और तब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो x की वैल्यू 2 मिलेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, y की वैल्यू 0 कहां होता है? x एक्सिस पर होता है, ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर हमेशा ही y की वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखेंगे। और उस समय हमें x की वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। यानी कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है, तो हमें पॉइंट क्या मिला? 2,0 मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने ये y एक्सिस बना लिया और ये x एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होगा वो कहां होगा? भाई यहां पे हमने 1 कह दिया और यहां पे 2 कह दिया, यहां पे 3, यहां पे 4, ऐसे हम कहते चले गए। तो y की वैल्यू 0 यहां पे होगा और x की वैल्यू 2 है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक है ना? बट ये लीनियर है और हमने इसको इस तरीके से लिख रखा है। अगर इसमें हम y की कुछ और वैल्यूज रख दें, 0 के अलावा कुछ और रख दें, यहां पे 3 रख लेते हैं। ठीक है ना? तो 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, यानी 9 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है ना? तब हमें पॉइंट क्या मिला? तब हमें पॉइंट मिला 3,3, यानी x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 3। ठीक है ना? किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए और 2 पॉइंट हमें मिल गया। देखिए इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हमें क्या मिल गया? ये कि लाइन मिला, लाइन मिला। ठीक है ना? और लाइन यहां पे कौन सा लाइन मिला? y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, जो कि क्या है? लीनियर है। ठीक है ना बच्चों? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका डायग्राम हमें लाइन के रूप में मिलेगा, और उसके जीरोज का मतलब होता है कि जिस समय y की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू 0 होगा, उस समय x की वैल्यू क्या होगा? ये उसका सॉल्यूशन होता है या उसका जीरोज होता है। तो क्या मिला? वो ये पॉइंट मिला। जिस समय y की वैल्यू 0 होगा उस समय x की वैल्यू 2 होगा, और इस y का मतलब क्या है? यहां पे px से है। ठीक है बच्चों? तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि जिस समय px की वैल्यू 0 है उस समय x की वैल्यू क्या है, ये ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग हुआ। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होगा px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल का मतलब a, b और c की वैल्यू हम रैंडमली जो भी रखेंगे उसके हिसाब से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इसमें a, b और c को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है तब तक हम लोग इसको आर्बिट्रेरी कहेंगे। जिस समय इसकी वैल्यू मिल जाएगा उस समय इसको आर्बिट्रेरी नहीं कहेंगे, फिर इसको एब्सोल्यूट कहेंगे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है ना? एब्सोल्यूट जैसे 2 हो गया, -3 हो गया या 4 हो गया, इस तरीके से एग्जाम्पल है, इस तरीके से हमें वैल्यूज मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब यहां पे डिग्री कितना है? डिग्री कितना है बच्चों? 2 है। अब डिग्री 2 है तो जीरोज कितने होंगे? जीरोज 2 होंगे। ठीक है ना? यानी कि जिस समय जीरोज हमें मिलेगा उस समय px की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और px को हम लोगों ने क्या सपोज कर रखा था? y सपोज कर रखा था। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। या देखिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x² माइनस 5x और प्लस 6। ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ये इसकी डिग्री हो गई। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है,
यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको हम फैक्टराइज करें, अभी फैक्टराइज किया था, तो 3x माइनस 2x प्लस 6, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और x माइनस 2, ये y px के बराबर है। अब यहां पे px की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिलेगा और 3 मिलेगा। भाई इसको दोनों को 0 कर देंगे तो अलग अलग दो वैल्यूज मिल गया, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज x की हमें तब मिला जब हमने px की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू को 0 किया। तब हमें कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा 2, 0 और इसके लिए क्या मिल जाएगा 3, 0, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। यहां पे एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे, ठीक है ना। जब जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा उस समय y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी कि px की वैल्यू 0 होगा। और जब px की वैल्यू 0 होगा तभी हमें 0 मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए कि ये y एक्सिस और x एक्सिस है, ठीक है ना। अब यहां पे ये पॉइंट कहां पर है, ये 2, 0 हो गया और ये कहां पे है 3, 0 हो गया। इसका मतलब जो हमारा इसका ग्राफ होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, तभी तो 2 जगह कट करेगा, और या फिर ऐसे होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, तभी ये ग्राफ इसको 2 जगह कट करेगा। अब ये कैसे डिसाइड हो कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ठीक है ना। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। ये बात तो समझ में आ गया कि हमें 2 डिग्री, हमारे पास 2 डिग्री था तो नंबर ऑफ जीरो 2 मिल गया। और 2 मिला कब मिला, जब y यानी कि px की वैल्यू 0 था तब हमें x की 2 वैल्यूज मिली, ठीक है। कौन कौन सा 2, 3, ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये डिस्कशन का मुद्दा है। तो ठीक है, जरा देखिए px, ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। पहली एक्सरसाइज में कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं है, केवल ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं और जो कि इसी के कॉन्सेप्ट पर है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ग्राफ का क्वाड्रेटिक पे या पॉलिनोमियल पे कोई भी क्वेश्चंस आएगा बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम सपोज कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इस टाइप के जो ग्राफ होता है, जो इसका ग्राफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है ना। इसमें ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट लिखा है, ये ए की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए की वैल्यू निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, जैसे 2, 3, 4, 5 1/2, ये सब वैल्यूज है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू 2 हो गया, 3 हो गया, 1/2 हो गया, ये सारे वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव होता है। क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू -1/3, -3, -5, रूट में भी हो सकता है -√5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। जिस समय ए की वैल्यू ग्रेटर होगा उस समय पैराबोला का जो फेस होगा अपवर्ड होगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज होता है डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब b² - 4ac, ठीक है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी हम लोग को पता है कि 3 केस होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाएगा,
और तीसरा डी की वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन मिला? पहला कॉम्बिनेशन ए की वैल्यू जब ग्रेटर हो और डी की वैल्यू भी ग्रेटर हो, तब अब जब डी की वैल्यू ग्रेटर होता है तब हमें 2 रूट मिलता है, यानी कि 0 मिलता है। ठीक है ना। और ए का मतलब क्या हुआ? फेस अपवर्ड। 2 रूट के साथ में फेस अपवर्ड। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? जरा देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है। कैसे? देखिए, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया, एक यहां कट किया और एक यहां कट किया। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि x की 2 वैल्यूज मिला, अल्फा एंड बीटा। कब? जब y की वैल्यू 0 था। ठीक है ना। यानी कि 2 पॉइंट हमें मिला। a के लिए मिल गया अल्फा कामा 0, a के लिए मिल गया अल्फा कामा 0 और b के लिए क्या मिल गया? बीटा कामा 0, बीटा कामा 0। तो ये हो गया अल्फा कामा 0 और ये हो गया बीटा कामा 0। ठीक है। तो अपवर्ड फेस है, ऊपर की तरफ फेस है। कब? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और 2 रूट्स मिल रहे हैं जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना बच्चों। ठीक है। इसी में सेकेंड केस, अगर a ग्रेटर देन 0 हो और d बराबर 0 हो जाए। ठीक है ना। अब जब d बराबर 0 होता है तो एक ही रूट मिलता है, 1 रूट, और इसका मतलब फेस अपवर्ड। हाँ, तो देखो बच्चों, 1 रूट का मतलब हुआ कि ये इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा। देखिए, एक जगह टच कर रहा है। ठीक है ना। मान लिया कि ये ए है। ठीक है ना। और फेस अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेस है, यानी कि ए ग्रेटर देन 0 और डी बराबर 0। लेकिन हम लोगों ने सीखा था कि अगर डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी 2 होंगे। ठीक है। और यहां तो एक ही फेस मिल रहा, मतलब एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूज रिपीट हो गया। यानी कि जैसे कि हम ऐसे लिखें एग्जाम्पल के तौर पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी कि x माइनस 2 2 बार आ गया, यानी x बराबर 2 हो गया और फिर से 2 हो गया। तो इसी में ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है ना। तो 2 वैल्यूज, लेकिन दोनों वैल्यूज रिपीट हो गया। कब? जब y की वैल्यू 0 है। यानी कि y की वैल्यू जब 0 है तब हम 2 कामा 0 लिखेंगे और फिर से 2 कामा 0 लिख देंगे, अगर 2 बार लिखने की जरूरत ही पड़ गई तो, दिखाना चाहते हैं तो। लेकिन वो पॉइंट तो एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 2 कामा 0। ठीक है। इसी को हम लोग इसका जीरोज कहेंगे। ठीक है ना। तो केवल क्या हुआ? एक रूट मिला। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है जब a ग्रेटर देन 0 हो जाए और d लेस देन 0 हो जाए। जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट होता है, कोई रियल रूट नहीं होता है। ठीक है। और इसका फेस ऊपर की तरफ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, कुछ ऐसे बाहर बाहर चला जाएगा एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस और इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, दूर दूर चले गए। ठीक है। तो ये इसको इंटरसेक्ट नहीं किया, इसका मतलब नो रियल रूट, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जीरोज नहीं है। ठीक है ना बच्चों। अब ए की वैल्यू सब कुछ यही रहेगा, बस फेस नीचे हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो पहला केस है ए लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0, यानी कि डी ग्रेटर देन 0 मतलब 2 जीरोज, फेस डाउनवर्ड। ठीक है ना। जब भी ए लेस देन 0 होगा तो फेस क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। ठीक है ना बच्चों। बाकी पैराबोला तो ग्राफ हमको पता ही है, तो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, तो 2 जगह कट किया कि नहीं किया? यहां पे और यहां पे। इसी को हम अल्फा कामा 0 कह देंगे और इसको बीटा कामा 0 कह देंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखो बच्चों, ए लेस देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। ठीक है। फेस किधर? नीचे। रूट कितने?
1। ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा, केवल एक ही जगह इसका होगा अल्फा कामा 0। ठीक है, थर्ड कंडीशन a लेस देन 0 एंड d भी लेस देन 0, तो फेस किधर, डाउनवर्ड। इसका मतलब नो रियल रूट, मतलब एक्स एक्सिस को ग्राफ नहीं कट करेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये 0 हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है ना बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, थोड़ा सा जीरोज के बारे में और सीख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके 2 डिग्री होंगे और जीरोज भी 2 होंगे, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा का मतलब हुआ x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा। ये कब आता है, जब y की वैल्यू 0 होता है, यानी कुछ ग्राफ ऐसे था, अल्फा कामा 0 एंड बीटा कामा 0। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, इसी को हम x माइनस अल्फा बराबर 0 लिख दें और इसको x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख दें। अब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इसको इससे इंटू करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने जो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था ये वाला, इसी का जीरोज ये है, मतलब इसी का ये सॉल्यूशन है, और फिर उसी के जीरोज से हमने एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो भाई इसी के सॉल्यूशन से हमने ये बनाया और फिर सॉल्यूशन बनाया और फिर इसी से क्वाड्रेटिक बनाया, तो ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक दोनों आइडेंटिकल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, क्योंकि इसी के सॉल्यूशन से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है। और जो हमारे पास नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसमें एक खास बात है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और जबकि हमारा ओरिजिनल था उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो ये काम करते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल है उसके भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं, और 1 कैसे बनाएंगे, उस पूरे को a से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे a से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई ए, बी एक्स बाई ए एंड सी बाई ए। ठीक है ना, अब a से a कट गया तो यहां क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए के। ठीक है ना, अब देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे 1 और यहां पर भी 1 बन गया। ठीक है ना, एक्स के कोफिशिएंट को देखो आप, तो एक्स का कोफिशिएंट यहां पे ये लिखा हुआ है और इसमें कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। जब दोनों आइडेंटिकल है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, चाहे एक्स का कोफिशिएंट हो, चाहे कांस्टेंट टर्म हो, वो सब आपस में इक्वल होंगे। तो करते हैं इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान ए। माइनस उधर ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए के। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। अब देखो बच्चों, इस अल्फा और बीटा को हम लोगों ने कहा क्या था, रूट्स कहा था या जीरोज कहा था, और यहां पे सम ही तो मिल रहा है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। ये एक फार्मूला बन गया, और इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, तो किसी क्वेश्चन में अगर सम ऑफ जीरोज दिया है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा समझना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास इक्वेशन यहां पे अवेलेबल है। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे सम लिख देंगे और
प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग उसका प्रोडक्ट वाली वैल्यूज रख देंगे और हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी पूछा गया हो वो मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम ये भी फाइंड कर पाए कि सम ऑफ जीरोज और जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के या कांस्टेंट वैल्यू, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना? और इसके क्वेश्चंस इस पर बेस खूब आते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आता है कि वेरीफाई करो कि आपने जो जीरोज निकाला है और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बीच में ये रिलेशन सत्य है यानी कि ट्रू है। तो हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग वेरीफाई करेंगे। आने दीजिए क्वेश्चंस, हम बताएं कैसे लगाते हैं। फिर क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूबिक में y कह लें या px कह लें, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है। ठीक है ना? अब इसमें 3 रूट हो जाएंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है? इसका मतलब इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे बताओ बच्चों, वो भी 3 हो जाएगा। हम सपोज कर ले रहे हैं कि x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा और x बराबर गामा। अल्फा, बीटा, गामा ये 3 जीरोज हैं। ठीक है ना? तो अब इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा, x माइनस अल्फा बराबर 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं। अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगा, यानी कि दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गया। तब जब आइडेंटिकल हो गया तो जैसे पिछले वाले में किया था कि इसके कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, तो क्या करेंगे, a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिख पाएंगे, x³ प्लस b/a x² प्लस c/a x और प्लस d/a इज इक्वल टू 0। फिर इनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d/a के। ठीक है बच्चों? तो इसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, बट क्वेश्चंस इस पे बेस नहीं आते हैं। बट इसके कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट बेस कुछ चीजें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है? कि अगर 3 डिग्री है तो उसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोज होंगे, उसके बीच में क्या रिलेशंस होता है, तो ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे कि मान लीजिए आ गया तो क्या करेंगे फिर, है ना? तो वहाँ पे हम कहाँ क्लेम करने जाएंगे कि जो है किससे लड़ाई करने जाएंगे कि आपने लिखा हुआ आ गया। ठीक है? तो एक आध क्वेश्चन लगा लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर लिखा है तो नहीं ही आएगा, फिर भी एक अगर कुछ ज्ञान मिल जाता है एक्स्ट्रा तो उसमें बुराई क्या है, सीख लेंगे। ठीक है? अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, अभी मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक के लिए क्या बताया बच्चों कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोज कहते हैं या रूट्स कहते हैं, माइनस b/a हो गया। ठीक है ना? अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया। और क्यूबिक के लिए क्या बताया बच्चों हम लोगों ने, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a के। तो ये हो गया इसके जीरोज और ये हो गया इसके कोफिशिएंट। तो ये इसके बीच में रिलेशन हम लोग को पता चल गया। अब कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग क्वेश्चंस लगाना शुरू करते हैं। तो पहले तो एमसीक्यू है, फटाफट देख लेते हैं क्या है। Which one of the following polynomial, मैंने शुरू में ही बताया था कि पॉलिनोमियल में x की जो पावर होता है हमेशा ही
पॉजिटिव होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए कौन है, ये डिवाइड में आ गया, ये जब ऊपर जाएगा तो 2x की पावर -2 हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखिए रूट में आ गया, और रूट लिखा हुआ है अगर x पे, तो इसका मतलब x की पावर 1/2, ये भी रिजेक्ट हो गया। और ये तो डिवाइड में है, यानी कि भी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। इसकी बात देखते हैं, यहाँ पे x² प्लस 3x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2। अब जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x² प्लस 3x की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3, और इसको माइनस करिए तो x की पावर 2/2 कट गया, तो क्या मिला, x² प्लस 3x के। तो देखो बच्चा, यहाँ पावर कितना है, 2 है, यहाँ कितना पावर है, 1 है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये वाला आंसर सही है, ठीक है, गुड। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया था मैंने, हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो कितना है यहाँ पे, 4 है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। फटाक से आंसर लगाएंगे। यहाँ पे px की वैल्यू दे रखा है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब बताइए आप लोग की डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा हुआ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ये तो खैर क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, रिवीजन के लिए इसकी वैल्यू पूछा गया है, यानी कि हमसे रिमाइंडर पूछा गया है। जब भी इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, PA मैंने बताया था क्या होता था, रिमाइंडर होता था, ठीक है ना। तो अब यही वैल्यू, अब इस A की जगह पर कितना है, 2√2 है, तो P 2√2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो 2√2 की पावर 2 माइनस 2√2, x की जगह पे 2√2, x कहें या a कहें एक ही बात है इस केस में, और प्लस 1। अब यहां देखिए 2√2 की पावर 2, और यहां पर भी तो वही चीज लिखा हुआ है, 2√2 की पावर 2 प्लस 1, तो ये कट गया, तो यहां कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है, इसको हम 1 लिख लेंगे, तो ये आंसर सही है। फिर x plus 1 is a factor of this. Factor of this means remainder 0, यानी कि x plus 1 is a factor, therefore value of x यानी कि 0 is -1. If we put x is equal to -1 in this expression, remainder must be 0. रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे px कितना है बच्चों, 2x² प्लस kx, ठीक है। अब इस x की जगह पे -1 रखेंगे, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, उस समय p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ रखिए 2 × -1 की पावर 2 k × -1 इज इक्वल टू 0। देखिए जहां जहां x है उसकी जगह पे हम लोगों ने -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस k इक्वल टू 0, यानी k इज इक्वल टू 2। आंसर सही हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि ये गिवन है x और y 0 के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू पूछा गया। हाँ देखो बच्चों, तो x बाई वाई, y बाई एक्स इज इक्वल टू -1। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हम इसको इससे इनटू करेंगे, तो x² फिर इसको इससे, तो y² डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू -1 के। हम इसको इधर ले जाएं तो x² प्लस y² माइनस xy, या x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 0 के। इसको नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है ना। हमसे इसकी वैल्यू पूछा गया है, x³ माइनस y³। अब इसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy के, और x² प्लस y² प्लस xy की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 0,
फ्रॉम नंबर 1 और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आंसर 0 आ गया। ठीक है ना? ठीक, यहां देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल है तो हमें b की वैल्यू चाहिए। एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप सभी लोग को पता होगा, छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसको लिखेंगे 49x स्क्वायर माइनस बी, और यहां देखिए इसको एज ए हम a सपोज कर लें और इसको एज ए b सपोज कर लें, तो ये वही चीज यहां पे लिखा हुआ है a और b, यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, जैसे कि यहां पे प्लस है और माइनस है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 7x की पावर 2 a का स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर 2। ठीक है बच्चों? ये हो जाएगा 49x स्क्वायर माइनस बी 49x स्क्वायर माइनस 1/4 के। ठीक है? हम लोग कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है? अब देखिए 49x स्क्वायर यहां पे है और यहां पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल वैल्यू हो गया। माइनस बी की जगह पर माइनस 1/4 लिखा है, यानी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4, और ये इससे कट गया तो b की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1/4 आ गया, और यही आंसर। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब इसकी वैल्यू बताया। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ठीक है? जिसमें इसकी वैल्यू गिवन है 0, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? 0, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है ना बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है ना? ये इसका फैक्टर है, यानी कि इसमें से जीरोज निकालें, x माइनस 1 को 0 कर दें तो x की वैल्यू 1/2, ये क्या है? इसका जीरोज है। और जब ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो इसका रिमाइंडर मिलेगा जो कि 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर रिमाइंडर कब होता है? जब उसका फैक्टर होता है। ठीक है ना? तो यहां पे अगर सपोज कर लें इसको कि px की वैल्यू है 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m के। अब इसी में हम x की जगह पे 1/2 रख दें, और वो 1/2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है? तो अब यहां पर 1/2 रखिए, 8 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0 के। ठीक है ना बच्चों? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 इंटू 1/16 4 इंटू 1/8 माइनस 16 इंटू 1/4, और इसको कट करिए 5 और प्लस m इज इक्वल टू 0 के। कट करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/2 1 हो गया, माइनस 2, ठीक है, इससे कट गया, और प्लस 5m इज इक्वल टू 0। तो जाएगा -1 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू -4। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल px when divided by x plus 1 leaves the remainder 19। ठीक है, रिमाइंडर 0 होता है तो उसका फैक्टर होता है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं होता है, वो रिमाइंडर होता है केवल। यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 करें तो x इज इक्वल टू -1 आया, और इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो p -1 की वैल्यू 19 है।
क्योंकि ये इसका रिमाइंडर हुआ। अब इसी में जहां जहां x है उसकी जगह पे हम -1 रख दें, तो ये मिल जाएगा -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 +3 इंटू -1 की पावर 2 -a इंटू -1 और +3a -7 इज इक्वल टू 19। या 1 हो गया, -2 +3 +a प्लस इसको इससे माइनस करिए तो 32 इज इक्वल टू 19 के। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो ये 4 -2 2 और +a +32 इज इक्वल टू 19। a इज इक्वल टू 19 -34, तो कितना हो जाएगा बच्चों? a इज इक्वल टू आई थिंक -15। देयरफॉर px इज इक्वल टू x की पावर 4 -2x क्यूब +3x² माइनस, अब इस a की वैल्यू -15 यहां रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15x और फिर ये वैल्यू यहां रख लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 15 और -7, a की वैल्यू -15, जहां जहां इसमें a है उसकी जगह पे -15 रख दिया। ठीक है, तो हो जाएगा px x की पावर 4 -2x क्यूब +3x² और +15x +45 -7 38। also find remainder when this divided by this के रिमाइंडर फाइंड करना है। f x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, रिमाइंडर p -2, यही रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे हम -2 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 +3 -2 की पावर 2 +15 इंटू -2 और +38 के। तो ये हो जाएगा माइनस की पावर 4 मतलब प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 यानी 16, और यहां पे -16 चेक करेंगे, -6 प्लस -30 और +38 के, ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -36 + 38 यानी कि ये आ गया, यानी कि रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। ठीक है बच्चों, चलिए, इफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर सेम है, when divided by z-3 then find the value of a. Let us suppose that px is equal to a z की पावर 3 + 4z² + 3z -4, z-3 is equal to 0, therefore z is equal to 3. If z is equal to 3, therefore remainder p3 a into 3 to the power 3 plus 4 into 3 to the power 2, 3 into 3 minus 4. This can be written as 3 to the power 3 means 27, 27a, and 3 to the power 2 9, 9 into 4 36 plus 9 minus 4, 27a plus this 45, 45 or minus 4 41. This is remainder of first polynomial expression when divided by
x माइनस z माइनस 3, ठीक है। नाउ क्यू जेड इज इक्वल टू सेकेंड एक्सप्रेशन z क्यूब माइनस 4z प्लस a। if z is equal to 3, then remainder q3 means 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस a। जहां जहां z है उसकी जगह पर 3 रख दिया, तो q3 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 प्लस a। q3 इज इक्वल टू 15 प्लस a। इसको इसमें से माइनस करिए, 15 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, p3 इज इक्वल टू q3। 27a प्लस 41 इज इक्वल टू a प्लस 15। 27 माइनस a इज इक्वल टू 15 माइनस 41। 15 माइनस 41। 26a और इज इक्वल टू माइनस 26। Therefore a is equal to minus 1. If a, b, c are non-zero means ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता और ये गिवन है, तब इसकी वैल्यू 3 के बराबर दिखाना है, ठीक है। a स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई सी ए एंड सी स्क्वायर बाई ए बी। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा ए बी सी, इसमें हम a से इंटू कर दें तो ये a क्यूब, यहाँ पे b क्यूब और यहाँ पे c क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी एफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमको फार्मूला पता है और क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे हम 3abc लिख सकते हैं, यानी कि हम इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, 3abc लिख दें, यानी 3abc डिवाइडेड बाई abc, ये कट गया, इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है बच्चों। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि इसके दो जीरोज होंगे और दोनों ही जीरो यहां पे दे रखा है। देन 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा रिलेशन सही है, तो आइए चलिए पता करते हैं। 2 रूट्स 2 एंड माइनस 3, इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 3। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। इस ए का मतलब क्या है, 1 है, और बी का मतलब ये पूरा है और सी का मतलब ये है, ठीक है ना। तो चलिए पुट करेंगे। अल्फा मीन्स 2, बीटा मीन्स माइनस 3, माइनस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स a प्लस 1 and a means coefficient of x square means 1 divide by 1। तो यहां हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें बड़ी आसानी से आ गया अगर हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया। अब प्रोडक्ट लगा लीजिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फा मीन्स 2, बीटा मीन्स माइनस 3 और सी मीन्स यहां पे बी दिया हुआ है और ए मीन्स ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया, तो बी इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 6 इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक माइनस 1 देन प्रोडक्ट ऑफ दी 2 जीरोज, ठीक है ना बच्चों। 1 ऑफ जीरोज, 3 जीरोज हैं क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 3 है, यानी कि जीरोज 3 होंगे।
ठीक है ना। और उस 3 में से एक 0 -1 है, तो हम सपोज कर रहे हैं लेट गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और गामा 3 रूट होते हैं, जिसमें से इस गामा की वैल्यू हमने -1 सपोज कर ली। ठीक है, अब जरा देखिए हमारे पास जो एक्चुअल में इक्वेशन होता है वो क्या होता है। हम स्मॉल इसमें ABC लिखा हुआ है, तो मैं कैपिटल सपोज कर ले रहा हूं, AX³ प्लस BX² प्लस CX और प्लस D। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। ठीक है, अल्फा अल्फा रहने दीजिए, बीटा पता नहीं, गामा की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए इस B की जगह पर यहां क्या लिखा हुआ है, x² का कोफिशिएंट A लिखा है, एंड कैपिटल A का मतलब x³ का कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 -A, ये हमें मिला, और इसको आप नंबर 1 कह दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। इसमें नेगेटिव नहीं होता। अब इस गामा की जगह पे -1 है, यानी अल्फा बीटा और प्लस यहां पे बीटा अल्फा ले लें और इसकी जगह पे -1 लिख दें, और C की जगह पर यानी x का कोफिशिएंट यहां पे कितना दे रखा है, B/1। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहां पे पता है 1 -A, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू नहीं प्लस 1 -A इंटू -1 इज इक्वल टू B, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू B और प्लस 1 -A। ठीक है, ठीक, इसको नंबर 2 सपोज कर लीजिए, इसको नंबर 2। फाइनली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A। ठीक है, अब D की वैल्यू कितना है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू तो C है, और A की वैल्यू यानी x³ का कोफिशिएंट तो 1 है, और गामा की वैल्यू -1 यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू -1 इज इक्वल टू C/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -C रख लें, तो इसको नंबर 3 कहिए। अब जरा फ्रॉम 2 and 3 इन दोनों को देखिए, इस 2 को और 3 को देखिए। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -C है और यहां पे ये लिखा हुआ है, तो इस अल्फा बीटा और इस अल्फा बीटा को इक्वेट कर दें या इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें, तो क्या मिल जाएगा, -C इज इक्वल टू B+1 -A। ठीक है, C अगर उधर ले जाएं तो C इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, A-B-1 की। ठीक है, तो यही रिलेशन है, देखिए किस फॉर्म में दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है देन प्रोडक्ट ऑफ दी, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा बराबर -C, और C की वैल्यू निकल गया है, तो जैसे यहां पे पुट करेंगे तो माइनस यहां पे A-B-1 और ये मिल जाएगा B+1 -A, दैट इज प्रोडक्ट। तो B+1 -A, B+1, देखिए B+1 और -A। ठीक है ना, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये वाला पहला सही है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। x² प्लस 99x और प्लस 127, a की वैल्यू कितना है बच्चों 1, b की वैल्यू कितना है 99 और c की वैल्यू कितना है 127। ठीक है, इसके 2 रूट्स हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -B/A, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -99, ये मिल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, यानी अल्फा इंटू 127/1, यानी अल्फा 127 के। अब एक बात बताओ बच्चों,
दो रूट्स का सम नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू। और जबकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, अगर अल्फा और बीटा अलग अलग साइन के होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा में से एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तो दोनों का प्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पे 127 दे रखा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा और बीटा या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है ना। यानी कि अल्फा और बीटा के साइन जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना, या तो पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर दोनों के वैल्यूज पॉजिटिव हो गए तो दो पॉजिटिव नंबर का सम होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो दोनों को सम करिए तो 5 मिलेगा, नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो दोनों को हम पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इन दोनों का सम जो दिखा है यहां पे नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या कि दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का सम, जैसे -2 ले लिया और -3 ले लिया, तो -5 हो गया कि नहीं हो गया, दोनों को सम किया तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -3 6 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो कुछ यही सिचुएशन यहां पर है कि ऐसे दो रूट्स जिनको सम करें तो नेगेटिव आए और जिनको प्रोडक्ट करें तो पॉजिटिव आए। इसका मतलब दोनों ही नेगेटिव है तब भी ये संभव है। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब यहां पे x² प्लस kx प्लस k, और k कहा गया है कि जीरो नहीं है। अब जीरोज का मतलब क्या हुआ कि इसको हम सॉल्व करें तो हमें अल्फा और बीटा, यही तो दोनों जीरोज हैं, ठीक है। तो अगर कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, यानी ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू भी k है। अब हम अल्फा प्लस बीटा कहें सम ऑफ रूट्स, तो -b/a होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -k/1, यानी कि -k हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए जरा क्या कहा गया है कि दो हमारे पास जीरोज हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का सम -k के बराबर कहा गया, ठीक है। और यहां पे दोनों का प्रोडक्ट k के बराबर कहा गया, और k की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो बताइए कि कौन सा इसमें पॉसिबल है, कौन सा ऑप्शन इसमें पॉसिबल है। अब एक बात बताओ बच्चों, कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये पहला ऑप्शन है। हम दोनों के दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 और 3 है, तो दोनों का सम यहां पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पे कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों को हम पॉजिटिव तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू कैसे आ जाएगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। इफ द जीरोज ऑफ दिस आर इक्वल, देन कहा गया कि दोनों के जीरोज आपस में इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था ये, तो यहां पे x-2 का होल स्क्वायर करेंगे 0, तो x-2 बराबर 0 और x-2 बराबर 0, तो x = 2, 2। देखिए जीरोज दोनों के इक्वल हो गए,
अल्फा और बीटा अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होगा। अब यहां पे अल्फा बराबर बीटा है तो हम यहां क्या लिख पाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान 2a लिख देंगे। बीटा की जगह पर हमने अल्फा पुट कर दिया तो ये मिल गया, और यहां पुट करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा सी अपान ए, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान ए। अब देखो बच्चों, जरा ध्यान से एनालिसिस करेंगे। यह जो अल्फा स्क्वायर है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब सी और ए के अपोजिट साइन होगा, एक प्लस हो गया एक माइनस हो जाएगा तो सी अपान ए निगेटिव हो जाएगा ना भाई। और जबकि वो कह रहा है कि सी अपान ए अल्फा स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के बराबर हो ही नहीं सकता, यानी कि ये दोनों के दोनों अपोजिट साइन तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये तो गलत हो गई बात, ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर सी देखिए, सी एंड हैव सेम साइन। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएं और दोनों के दोनों या तो नेगेटिव हो जाएं, ऐसे केस में अल्फा स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमें सही लग रहा है। हम इसमें भी चेक करते हैं, बी एंड सी, बी और सी में कोई यहां पे रिलेशन है ही नहीं, तो इसके बारे में हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा आंसर ये सही है, सी, ठीक है ना बच्चों। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस के। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू 0, 0 कर देते हैं। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 6, अब देखो ये 6 इंटू 12 कर देंगे तो 72 हो जाएगा, 9 इंटू 8 करेंगे तो 72, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। फैक्टराइजेशन किया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, 3x कॉमन निकाल लीजिए तो 2x प्लस 3, यहां से 4 कॉमन निकाल लीजिए तो 4 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड x इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारे दो जीरोज मिल गए, ये क्या है, ये हमारे पास जीरोज मिल गए, ठीक है ना बच्चों, जिसमें से एक अल्फा है, अल्फा की वैल्यू माइनस 3/2 एंड बीटा की वैल्यू 4/3, ठीक है बच्चों, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है ये वाला, ये वाला, तो यहां पे कहा गया वेरीफाई करिए। अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1/6 है और c की वैल्यू -2 है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये होता है, तो इसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 4/3 के, इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1/6, ए की वैल्यू 1, रख दीजिए सारी वैल्यूज। इसका एलसीएम ले लीजिए तो -9 प्लस 8/6 के, और यहां पे -1/6, ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करिए तो -1/6 इज इक्वल टू -1/6। एडिशन वाला यानी कि सम ऑफ रूट्स वाला तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, अल्फा की वैल्यू कितना बच्चों, -3/2 इंटू 4/3, सी की वैल्यू -2/1, इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा, तो देखिए -2 बराबर -2 आ गया, ठीक है ना, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन
दिस बाय दिस इज इतना, यानी कि इससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 21 मिलेगा। ठीक है, यानी x माइनस 3 को 0 करें तो x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। और तब अगर हम इसको px सपोज कर लें तो यहां पे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, यानी कि p3 इसका एक रिमाइंडर हो गया। और यहां पे रख दीजिए वैल्यू 3 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 k इंटू 2 और प्लस 3 के। और P3 रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू यहां पे 21 दे रखा है, तो हो जाएगा 27 और प्लस 18 प्लस 3k और प्लस 3k। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 21 माइनस 27 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 3k के। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? माइनस 27 इज इक्वल टू 3k। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू -9। फाइंड द कोसेंट एंड वैल्यू ऑफ k। तो k तो हमें मिल गया। ठीक है, कोसेंट पूछा गया है, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका। ठीक है ना, अब देखिए कोसेंट कहा गया है, इस k की वैल्यू हम जैसे ही इसमें रखेंगे तो हमें ये px क्या मिलेगा? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 3k। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये जो लिखा हुआ ये, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये दे रखा है और हमें कोसेंट चाहिए। ठीक है ना, तो अब हमें इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x माइनस 3 से। तो डिवाइड करिए, यहां पे x स्क्वायर, इसको इससे इंटू करिए तो क्या हो जाएगा? x क्यूब, फिर इसको इससे इंटू करिए माइनस 3x स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3k। ठीक है ना, अब 5x से इंटू करिए, 5x तभी 5x स्क्वायर आएगा, इसको हम इससे इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस 15x। फिर यहां देखिए जरा, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा बच्चों? ठीक है, अब प्लस यहां पे 6 कर दीजिए, तो दिस इंटू दिस 6x और माइनस 18 कट गया तो 21, देखिए रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो कोसेंट कितना हो गया? कोसेंट हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6k, ये हो गया कोसेंट। ठीक है ना बच्चों, फिर कहा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, k की वैल्यू हमें पता है, रखिए यहां पे, तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 के। ठीक है ना बच्चों, अगर हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट करें, ऐसे रख के चेक करते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 27 प्लस 2 इंटू 9 और माइनस 9 इंटू 3 और माइनस 18, तो हो जाएगा 27 प्लस 18 माइनस 27 माइनस 18, देखिए इससे कट गया, सब कट गया, जीरो आ गया, यानी कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 3 हम यहां पे लिख दें। ठीक है, अच्छा यहां पे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका ये वाला फैक्टर है, अगर हम ये वाला यहां लिखें और चेक करें कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर यह मिल रहा है, इसका मतलब बड़ी आसानी से हमको पता चल जाएगा इसका फैक्टर क्या है। चेक करते हैं, देखिए इसको इससे इंटू करिए तो एक्स क्यूब मिल गया, फिर इसको इससे इंटू करिए तो 5x स्क्वायर, और फिर इधर से इंटू करिए तो माइनस का 3x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना, फिर इसको हम इससे इंटू करें
तो 6x और इसको इससे इंटू करें तो ये हो जाएगा -15। तो -15x और +6x, तो देखिए -9x आ गया। ठीक है, सब मिलता जा रहा है। और लास्ट में 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, तो वो भी मिल गया हमारे पास। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो यही मिल जा रहा है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, x - 3, और ये क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करिएगा तो x + 2 आएगा और x + 3 आएगा। इसको इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों। गिवन दैट zeros ऑफ दिस आर ऑफ फॉर्म A, B and C, ये दे रखा है A + B, A + 2B फॉर सम रियल नंबर्स A and B, find the value of A as well as zeros of the polynomial. Here this is a cubic equation. क्यूबिक इक्वेशन है और इसके 3 रूट दे रखा है। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। यानी अल्फा = A, बीटा = A + B एंड गामा = A + 2B के। ठीक है ना। x³ -6x² + 3x + 10 स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। यानी A = 1, B = -6, C = 3 एंड D = 10। ठीक है। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -B/A, अल्फा मीन्स A, बीटा मीन्स A + B एंड A + 2B = -6/1, यानी कि 3A + 3B = -6, यानी A + B = -2 के। दिस इज नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा = C/A। अल्फा मतलब A इंटू A + B, बीटा मीन्स A + B, गामा मीन्स A + 2B एंड फिर से गामा अल्फा A + 2B और इंटू A = C की वैल्यू 3 दे रखा है, A की वैल्यू 1 है। A + B की वैल्यूज हमें पता है, कितना है -2 है, तो हम वहां -2 लिख देंगे। तो हो जाएगा A × -2 इंटू A + 2B और A + 2B और इंटू A = 3 के। ये वैल्यूज हम इधर लिख दे रहे हैं तो यह हो जाएगा -2A और -4B प्लस A² प्लस 2AB = 3 के। तो हो जाएगा -4A -4B प्लस A² प्लस 2AB = 3 के। इसको नंबर 2 कह दीजिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = -D/A के। ठीक है। तो ये हो जाएगा A + B और A + 2B = -D, यानी कि -10। इसकी वैल्यू हमें पता है -2, तो A + B 2B = इसको लाके डिवाइड कर दीजिए तो -10/- 2 यानी कि 5 हो गया, यानी A + 2B = 5 के। ठीक है। अच्छा, एक चीज और था, A + A 2B की वैल्यू यहां से निकल आया है और यहां पुट कर सकते हैं। देखिए ये वाला, और इसी की वैल्यू ये लिखा हुआ है, इसका मतलब A² + 2B हुआ कि नहीं हुआ, तो हम यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो A + B में एक और रिलेशन मिल जाएगा। देखिए बताता हूं कैसे।
हाँ, तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, -4a -4b और +5 इज इक्वल टू 3। -4a -4b इज इक्वल टू -2, यानी कि 2a + 2b इज इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब इसको नंबर हम 3 कह दें। फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 में हम 2 से इंटू करेंगे, इसमें 2 से इंटू कर दें तो क्या मिल जाएगा, हाँ देखो बच्चों, फाइंड के सो दैट दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। के वैल्यू निकालना है जबकि ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर फैक्टर है तो। आइए डिवाइड करते हैं, तो x² + 2x + k, 2x की पावर 4 x³ -14x² + 5x + 6 के। देखिए आप, ये हो जाएगा 2x², दिस इंटू दिस 2x की पावर 4, इसको इससे इंटू करिए 4x³, फिर इसको इससे इंटू करिए तो -2kx², माइनस नहीं प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, -3x³ और -2k + 14x², 5x + 6 के। अब यहां पे -3 से इंटू करिए, इसको इससे करिए -3x से, तो -3x³, फिर इसको इससे इंटू करिए तो ये हो जाएगा -6x² और दिस इंटू दिस -3kx। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जब इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 -2k -14x² + 3k + 5x और +6 के। ठीक है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहां लिख पाएंगे -2k -8, माइनस चाहे तो बाहर निकाल लें, x², 3k + 5x और +6 के। ठीक है ना, अब हम लोग फिर से यहां पे इससे यानी कि -2k + 8 से इंटू करेंगे इस पूरे को, तो यहां हो जाएगा माइनस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, -2k + 8x², फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -4k + 16x और प्लस k इंटू माइनस हो जाएगा 2k + 8 के। ठीक है ना बच्चों, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करके, तो देखो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, क्या मिला, इसको देखिए x वाले टर्म लिखेंगे, इसको एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 7k और +21x, ये वाला,
और इसको इसके साथ ऐड करिए तो ये हो जाएगा -2k² -8k और +6k। ठीक है। अब देखो बच्चों, वो फैक्टर था तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने निकाला है ये हमेशा ही 0 होना चाहिए। और जब ये 0 होना चाहिए तो भाई x तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना। और तब ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 7k + 21 = 0, यानी 7k = -21, यानी k = -3k। ठीक है ना। तो k = जब -3 आएगा तब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। रख के चेक कर लीजिएगा, x = -3 पर ये इसकी वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि k की वैल्यू बताइए जब ये इसका फैक्टर होगा। तो k की वैल्यू कितना हुआ? -3। जैसे ही k की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड ऑल जीरोज। ठीक है। k की वैल्यू हमें मिल गया -3। इस k की वैल्यू -3 को हम जिससे डिवाइड किए हैं उसमें रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसका फैक्टर था। तो यहां पे x² + 2x + k, अगर हम इसमें k की वैल्यू रखें तो x² + 2x - 3, या इसको लिख पाएंगे x² +3x - x - 3। तो x कॉमन निकालने हैं तो x + 3 -1 तो x + 3, तो इसको लिख पाएंगे x + 3 एंड x - 1। तो ये दो फैक्टर हमें मिल गया। अभी दो फैक्टर और निकालना है, तो वो कहां से मिलेगा? जो हमारे पास यहां पे कोसेंट आया था, जब डिवाइड किया था तो ये जो कोसेंट आया था इसमें हम k की वैल्यू पुट करेंगे और यहां से फैक्टर मिलेगा। तो 2x², फिर क्या है -3x और -2k + 8k। ठीक है। अब यहां रखिए वैल्यू k की वैल्यू -3, तो क्या मिल जाएगा? 2x² - 3x - 2 × -3 + 8k, तो हो जाएगा 2x² - 3x और प्लस फिर 2। ठीक है। तो देखो बच्चों, 2 × 2 2 × 2 4 हो गया, और 4 × 1 4 4 - 1 = 3। ये मिडिल टर्म मिल गया हमें। तो देखिए फैक्टराइज कर रहा हूं मैं, तो यह हो जाएगा 2x² - 4x + x - 2। इन दोनों में से हम 2x कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x - 2 + 1 x - 2। अब इन दोनों में से x - 2 कॉमन निकाल लीजिए और 2x + 1। तो दो फैक्टर यहां मिल गया और दो फैक्टर यहां पे है। तो कितने टोटल हो गए? टोटल फैक्टर्स x + 3, x - 1, x - 2 एंड 2x + 1। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है। अब इसी में से चारों जीरोज पूछ ले तो आप इसको 0 के बराबर करके x की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो 4 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल के हिस्ट्री पढ़ा, फिर कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उस पर बेस क्वेश्चंस लगाया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल करिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।